साहित्य उत्सव। नमस्कार साहित्य उत्सव। मैं हर्षदा। दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा तो है ही, पर संपर्क भाषा के रूप में भी इसने अपनी पहचान बनाई है। भाषाओं में बहनों का सा स्नेह होता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं द्वारा हम अपने विचार समाज तक संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। इन सभी में कविता विशिष्ट विधा होती है। सभी विधाओं में से कुछ ना कुछ तत्वों को लेकर कविताएं सीधे हृदय अर्थात हृदय प्रदेश से निकलती है। हृदय से हृदय का संवाद कविताएं कही जा सकती हैं। जिस महामौन से कविता की उत्पत्ति होती है, उसी महामौन की अपेक्षा पाठक के लिए भी आवश्यक होती है। वैसे तो सभी विधाएं पाठकों से धैर्य की अपेक्षा रखती हैं, किंतु कविता थोड़ी सी ज्यादा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कविताएं थके हारे व्यक्ति को ऊर्जा से भर देती है, संघर्ष के दिनों में उसका हौसला बंधाती है, कर्म करने हेतु प्रवृत्त करती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कविता जैसी संक्षिप्त लेकिन धीर गंभीर और प्रभावपूर्ण विधा साहित्य की विशिष्ट विधा है। इस पर स्त्री कवियों की कविताएं इसे और अधिक विशिष्ट बनाती हैं और इसमें भूमिका निभाती है स्त्री भाषा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए साहित्य उत्सव लेकर आ रहा है आपके लिए हिंदी का प्रथम प्रोडक्शन काव्य कौमुदी। इस श्रृंखला के अंतर्गत हर महीने के दूसरे रविवार को एक स्त्री कवि का परिचय और उसकी स्त्री केंद्रित कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी। कार्यक्रम की पहली कड़ी के रूप में अनामिका की कविताओं का चयन किया गया है। अनामिका समकालीन हिंदी साहित्य की ख्यातिलब्ध लेखिका और कवयित्री हैं। इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हिंदी साहित्य के अभ्यासक शोधार्थी चेतन विष्णु रवेलिया, जिनको हिंदी साहित्य में गहरी रुचि है। काव्य कौमुदी निर्मिति साहित्य उत्सव। संहिता लेखन सादरीकरण चेतन रवेलिया। तांत्रिक सहाय्य विद्या पाटिल प्रमोद पांढरे। काव्य कौमुदी भाग 1। साहित्य। मैं और मेरा को स्त्री लेखन के बीजाक्षर मानने वाली समकालीन हिंदी साहित्य की ख्यातिलब्ध लेखिका, कवयित्री, आलोचक, महामना अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। स्वर्गीय माता सुश्री आशा किशोर और पिता श्याम नंदन किशोर जी साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए ही थे। फलतः अनामिका जी पर साहित्यिक संस्कार बचपन से ही होना स्वाभाविक भी था। अनामिका ने अपने लेखन का श्री गणेश कविताओं से ही किया। शीतल स्पर्श एक धूप को, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, पानी को सब याद था। टोकरी में दिगंत, कविता में औरत, अनुष्टुप, खुरदुरी हथेलियां, दूबधान आदि काव्य संग्रहों में उनकी कविताओं का मानचित्र भी विकसित और व्यापक होता देखा जा सकता है। कथा साहित्य के क्षेत्र में कहानी संग्रह प्रतिनायक, उपन्यासों में
आदिवासी विमर्श पर बिल्लू शेक्सपियर, पोस्ट बस्तर, सामाजिक रूढ़ियों और विसंगतियों में उलझा स्त्री जीवन पर आधारित पर कौन सुनेगा, आधुनिक मनोवैज्ञानिक पत्राचार शैली में रचित मन कृष्ण मन अर्जुन, भारतीय स्त्रीवाद की अग्रजा पंडिता रमाबाई के जीवन पर 10 द्वारे का पिंजरा, अमीर खुसरो के जीवन पर आईना साज, समकालीन विभिन्न विमर्शों को लेकर रचित तिनका तिनके पास उपन्यास प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा अनामिका के स्त्री विमर्श संबंधी चिंतन और आलोचनात्मक पुस्तकों में स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा, स्वाधीनता का स्त्री पक्ष, पानी जो पत्थर पीता है और संस्मरण संग्रहों में पहला एक ठो शहर एक गो लड़की, दूसरा एक थे शेक्सपियर एक थे चार्ल्स डिकेंस प्रसिद्ध है। इस प्रकार कविता, कथा और आलोचना सभी क्षेत्रों में अनामिका ने स्त्री जीवन के हर पक्ष को सशक्तता से उभारा है। इनकी कविताओं की विशेषताओं में लोक पक्ष, परंपराओं का पुनर्पाठ, जातीय स्मृतियां, किस्सा गोई आदि प्रमुख हैं। स्त्रियां कविता समूची स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी वाणी को मुखरित करती है। कविता पितृसत्ता से संवाद करते हुए स्त्री जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति करती है। हर मोड़ पर बैठे तुणीरधारियों, पितृसत्ता के गढ़ों को अनामिका बड़ी बर्बरता से ध्वस्त करती है। समूची कविता स्त्रियों की स्थिति पर सोचने हेतु बाध्य करती है। कविता का शीर्षक स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो नींदे, देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यों ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगरधत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी हैं। कनखियां इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। जीवन में नमक का स्थान हम सभी जानते हैं और वृद्धों की स्थिति भी। खाना नमक के अभाव में बेस्वाद हो जाता है। नमक के महत्व के साथ वृद्धाओं को जोड़ना अनामिका के लिए ही संभव था, जिसे हम वृद्धाएं धरती का नमक है कविता में बखूबी देख सकते हैं। शीर्षक वृद्धाएं धरती का नमक है। कपड़ा है देह जीर्णाणि वस्त्राणि वाला। यह श्लोक गीता का सुना था कभी बहुत बचपन में पापा के पेट पर पट्ट लेटे लेटे। संदर्भ यह
कि दादाजी गुजर गए थे। रो रहे थे पापा धीरे धीरे, और हल्की हिचकियों से हिल जाता था जो कभी पेट उनका मुझको हिचकोले का आनंद आता था। हालांकि डरी हुई थी मैं यों सबके एकाएक रो पड़ने से, बहुत चकित थी कि जो कभी नहीं रोते थे, केवल रुलाते थे, वे सब भी आज रो रहे हैं बुक्का फाड़े। डरी हुई सहमी हुई थी, तभी तो यों चिपकी थी पापा से, पसीने से तर उनके बनियान की तरह, जो शायद फटी भी हुई थी। समझा रहा था कोई उनको, क्यों रो रहे हो, यह देह कपड़ा है। फटा हुआ कपड़ा बदल देती है आत्मा, तो इसमें रोना क्या धोना क्या। मैं क्या समझी क्या नहीं समझी, अब कुछ भी याद नहीं। अब बस इतना जानती हूँ, जीर्णाणी वस्त्राणी के नाम पर कपड़े जब तार तार होने लगते हैं, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। फटे हुए बनियान बन जाते हैं झाड़न, और पुराने तौलिए पोंछे का कपड़ा। फटी हुई साड़ियाँ दुपट्टे बन जाती है बच्चों की फलियाँ। धोती के कोरों का अच्छा बनता है इज़ार बंद, कहीं न कहीं सबसे मिल जाता है उनका तार छंद। जो फटकर तार तार हो जाते हैं, सार्वजनिक बन जाती है जिनकी निजता। वृद्धाएं धरती का नमक है, किसी ने कहा था। जो घर में हो कोई वृद्धा, खाना ज्यादा अच्छा पकता है। पर्दे पेटीकोट और पायजामे भी दर्जी और रफूगरों के मुहताज नहीं रहते। सजा धजा रहता है घर का हर कमरा। बच्चे ज्यादा अच्छे पलते हैं, उनकी नन्ही मुन्नी उल्टियां संभालती जगती हैं वे रात भर। उनके ही संग साथ से भाषा में बच्चों की आ जाती है एक अजब कौंध। मुहावरों, मिथकों, लोकोक्तियों, लोकगीतों, लोकगाथाओं और कथा समयकों की। उनके ही दम से अतल कूप खुद जाते हैं बच्चों के मन में आदिम स्मृतियों के। घुल जाती है बच्चों के सपनों में हिमालय विमालय की अतल कंदराओं की दिव्य वर्णी दिव्य गंधी जड़ी बूटियां और फूल वूल। रहती हैं वृद्धाएं, घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हों क्षमा प्रार्थी। लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती, छुप छिप कर रहती छाया सी माया सी। पति पत्नी जब भी लड़ते हैं उनको लेकर कि तुम्हारी माँ ने दिया क्या क्या किया, कुछ देर वे करती है अनसुना, कोशिश करती है कुछ पढ़ने की, बाद में टहलने लगती है और सोचती है बेचैनी से गांव गए बहुत दिन हो गए। उनके बस यह सोचने भर से जादू से घर में सब हो जाता है ठीक ठाक। सब कहते हैं अरे अभी कहाँ जाओगी, अभी तो हमें जाना है बाहर, बच्चों को रखेगा कौन। कपड़ों की छाती जब फटती है, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। अनामिका नमक की कीमत बखूबी जानती है। नमक और जीवन का संबंध कई अर्थों में नमक कविता में अभिव्यक्त हुआ है। नमक शब्द से जुड़े विभिन्न अर्थ उद्घाटित होते हुए प्रस्तुत कविता में सहज ही देखे जा सकते हैं। कार्यकारी स्त्री जीवन की पीड़ा, नमक का सत्याग्रह, नमक हलाली, वहीं मेहनत, सभी कुछ इस कविता में कवयित्री ने समेटा है। शीर्षक नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसी जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है
पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। समाज में स्त्री की स्थिति और उसका स्थान, उसकी जगह का प्रश्न हर संवेदनशील व्यक्ति के साथ साथ कवयित्री को भी सालता है। लड़का और लड़की में भेद करना, लड़कियों को हवा, पानी और मिट्टी मानना, स्त्रियों की जगह का प्रश्न बड़ी सशक्तता से बेजगह कविता में कवयित्री ने उठाया है। बेजगह, अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थीं हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है, यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा, धूप, मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग। कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे, वे भी छूटे आज। छूटती गई जगहें, परंपरा से छूटकर बस यही लगता है कि किसी बड़े क्लासिक से पासकोस बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूँ। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर पहुंची हूँ। ऐसी ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर ही समाज स्वस्थ रह सकता है। जिस प्रकार स्त्रियों ने सभी दृष्टियों से अपने को सक्षम बनाया, प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या पुरुषों ने बनाया। धैर्य, लज्जा, ममता, दया जैसे गुणों की आवश्यकता क्या केवल स्त्रियों को है? अब तो स्त्रियों के समक्ष यह बड़ा प्रश्न उपस्थित होने लगा है कि प्रेम करने लायक, गृहस्थी बसाने लायक, मित्रता करने लायक पुरुष है भी कि नहीं। नई स्त्री के तई नया पुरुष वर्तमान समय समाज और अनामिका की भी कामना है। शीर्षक प्रसूति गृह में पिता। डॉक्टर ने कहा वक्त बदल गया, आप लेबर रूम में जाएं, पितृत्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का, साक्षी बने जन्म का। थोड़ा लजाता हुआ मैं भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई। पीड़ा के उत्कर्ष पर भी उसने कहा मुस्कुराकर, देखो तो क्या मेरा हाल हुआ। दो दो दिल धड़क रहे हैं मुझ में, चार चार आंखों से कर रही हूं आंखें चार मैं महाकाल से। कहती हुई वह फैल गई पूरी पृथ्वी पर, उसके आवेग से थरथरा उठे सब पर्वत। ठेल दिया उसने पहाड़ों को पैरों से एक तरफ। उठ रही थी उसासें ऐसी, कांप कांप उठते थे उसकी उसासों से जंगल।
इंद्रधनुष के 7 रंगों से था वह बिछौना, सोना मौना, जन्म ले रहा था वो नया पुरुष। उसके पातालों से जिसका खांका खींचती थी, वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई कहती थी, आकाश में जगता सूर्य देखकर, बेटी हो तब तो चिंता ही नहीं, बेटा अगर हो तो सुबह का सूरज, उसमें प्रचंडता नहीं हो, लोभ क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीड़ित, ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष, नई धरती के किस काम का। खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नई धरती, अब स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और दृष्टि सम्यक, उसके उन उन्नत पहाड़ों से फूटेगी जब दुधैली रोशनी, वह पिएगा अंधियारा इस जग का, अंजन बन उसकी आंखों में सजेगा, झूलेगी अब पूरी कायनात झूले से, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष, संबुद्ध प्रज्ञा से शासित अनुकूलित, प्रज्ञा का प्यारा भरतार, प्रज्ञा को सोती हुई छोड़कर जंगल इस बार, लेकिन वह नहीं जाएगा। मेरी माँ कुछ कुछ ऐसा ही देखा करती थी क्या सपना, जब मुझको टखनों पर बैठा कर झूला झुलाती हुई गाती थी, नया बित्ती उठे पुराना बित्ती गिरे, बित्ती यानी भित्ती, नई दीवार उठे पुरानी गिरे, लेकिन उठे ही क्यों कोई दीवार, उठे आदमी उठे, उठ रहा है धीरे धीरे, माँ के ही टखनों पर एक नया आदमी। कितनी सदियां बीत जाती है एक अदद आस फूल जाने में, कितनी लंबी होती है बाबा नन्ही से नन्ही इच्छा की उड़ान। अनामिका अपनी स्त्री दृष्टि से परंपरा का पुनर्पाठ हमेशा ही करती है। वे परंपरा से ही स्त्री की स्थिति को वर्णित करना आवश्यक समझती है। तुलसी पत्नी रत्नावली, बसरा की राबिया फकीर, भामती, सीता, आम्रपाली जैसी पौराणिक ऐतिहासिक पात्र और मिथक और उनका नवीन संदर्भों में पुनर्पाठ आज की आवश्यकता भी है, और अनामिका इसमें बड़ी पटु है। शूर्पणखा की उत्तर कथा अनामिका स्त्री सुबोधिनी उत्तर कथा शूर्पणखा कविता में यों वर्णित करती है। सोचो तो कैसे घिसटती गई होगी दूर तलक, क्षतविक्षत देह शूर्पणखा की, नाक कान विरत। कहते हैं होनी अनहोनी की, हर घट अघट की एक सूक्ष्म छाया सी हो जाती है दर्ज सदा के लिए आकाश की आंखों में। ठीक से देखो जरा सर उठाकर, भीत और स्फीत आंखें वे स्वप्न दग्ध छल छलाती कपकपाती सी। हर घाव से देखो भबक कर सहमती, सहम कर भबकती, धार धार जार जार बहती है टहक लालिमा राग की, और अंत में केवल एक बूंद बचती है जीवन के सूखे हुए ओंठ पर थकमकाई हुई। 16 बरस की ही थी वो तो, हमारे समय में गर होती 10वीं की बोर्ड परीक्षा देती, संथाली बच्ची का भोला आकर्षण शहरी दिक्कू के लिए। इसमें बड़ी बात क्या थी, मोह तो बहल जाता है इस उम्र में, फूल से, कहानी से, तितली से। शूर्पणखा, तुमसे कहूं तो क्या, तुम तो बच्ची ही थी, मेरी बच्ची की उम्र की। दुनिया देखो बेटी अब तक नहीं बदली, अब भी विकट ही है हर यात्रा कामना की। नन्हा सा डैना उठा, एक नन्हा रोआ कापा, कि छूटने लगते हैं तीर चारों दिशाओं से, हुंकार उठते हैं तुणिरधारी। भोग में पगे हों कि योग में पगे, हाँ लेकिन एक बात तो कहनी है तुमसे, पुरुष से निबटने में पुरुष नहीं बनते, हर चोट अपने प्रत्युत्तर में चोटों की चतुरंगिणी सेना साजे, तो थम पाएंगे क्या कभी कुटिल युद्ध के सिलसिले। आम्रपाली बुद्ध के समय की एक गणिका थी। उसकी पीड़ा और मुक्ति को आम्रपाली कविता में अनामिका वर्णित करती है। आम्रपाली था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उत्तर,
आज भी हर पूनों की रात खाली कटोरा लिए हाथ गुजरती है वैशाली के खंडहरों से बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली। अगल बगल नहीं देखती, चलती है सीधी, मानो खुद से बातें करती शरद काल में जैसे, कमंडल वमंडल बनाने की खातिर पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी। पक रही है मेरी हर मांसपेशी, खदर बदर है मेरे भीतर का हहाता हुआ सत। सूखती टटाती हुई हड्डियां मेरी मरे कबूतर जैसी इधर उधर फेंकी हुई मुझ में। सोचती हूँ क्या वो मैं ही थी, नगर वधू बज्जी संघ के बाहर के लोग भी जिसकी एक झलक को तरसते थे। ये मेरे सन से सफेद बाल थे कभी भौरे के रंग के, कहते हैं लोग। नीलमणि थी मेरी आंखें, बेले के फूलों सी झक सफेद दंत पंक्ति। खंडहर का अर्धध्वस्त दरवाजा है अब जो। जीवन मेरा बदला, बुद्ध मिले, बुद्ध को घर न्योत कर अपने रथ से जब लौट रही थी, कुछ तरुण लिच्छवी कुमारों के रथ से टकरा गया मेरे रथ का धुर से धुर, चक्के से चक्का, जुए से जुआ। लिच्छवी कुमारों को ये अच्छा कैसे लगता, बोले वे चीख कर, जय आम्रपाली, क्यों तरुण लिच्छवी कुमारों के धुर से धुर अपना टकराती है। आर्यपुत्रों, क्योंकि भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध ने भात के लिए मेरा निमंत्रण किया है स्वीकार। जय आम्रपाली 100,000 ले और इस भात का निमंत्रण हमें दे। आर्यपुत्रों, यदि तुम पूरा वैशाली गणराज्य भी दोगे, मैं यह महान भात तुम्हें नहीं देने वाली। मेरा यह उत्तर सुन लिच्छवी कुमार चटकाने लगे उंगलियां। हाय, हम आम्रपाली से परास्त हुए तो अब चलो बुद्ध को जीते। कोटिग्राम पहुंचे कि बुद्ध की प्रदक्षिणा, उन्हें घर न्योता, पर बुद्ध ने मान मेरा ही रखा और कहा, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा। तो बहा काल नद में मेरा वैभव, राख की इच्छामती, राख की गंगा, राख की कृष्णा कावेरी, गर्म राख की ढेरी यह काया। बहती रही सदियों इस तट से उस तट तक, टिमकता रहा अंगारा, तिरता रहा राख की इस नदी पर, बना ठना ठना बना तैरा लगातार। तैरी सोने की तरी, झुर्रियों की पोटली में बीज थोड़े से सुरक्षित हैं, वो ही मैं डालती जाती हूँ बस इधर उधर। गिर जाते हैं थोड़े से बीज पत्थर पर, चिड़िया का चुग्गा बन जाते हैं वे, बाकी खिल जाते हैं जिधर उधर चुटकी भर हरियाली बनकर। सुनती हूँ मैं गौर से आम्रपाली की बातें, सोचती हूँ कमंडल या लौकी या बीज कोश, जो भी बने जीवन, जीवन तो जीवन है। हरियाली ही बीज का सपना, रस ही रसायन है। कमंडल वमंडल बनाने की खातिर शरद काल में जैसे पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी। पक रही है मेरी हर मांसपेशी, तो पकने दो, उससे क्या, कितनी तो सुंदर है हर रूप में दुनिया। इस प्रकार अनामिका समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त कविताओं के द्वारा अपना विशिष्ट स्थान और पहचान बना चुकी है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 2025। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या, कारण ज्ञान आणि मनोरंजन यांचं अतूट नातं म्हणजे साहित्य उत्सव।